हमने नगर निगम से पूछा भाई ये सड़क कब बनाई थी, ये मैंने अप्रैल मई के महीने में पूछा था, जुलाई के महीने में मुझको जवाब मिला, बोले साहब जनवरी में बनाई थी, 24 लाख रुपए खर्च करके बनाई थी। 250 मीटर लंबा टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि कोई कहने पूछने वाला नहीं है, आम आदमी की कहीं कोई चलती नहीं है, इंजीनियर्स, ठेकेदार और मंत्रियों ने जिसने भी मिलकर बनाई हो, कागजों पे वो सड़क 24 लाख रुपए में बनाई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कई लोग बैठे हुए समझ सकते हैं इस चीज को। 250 मीटर का टुकड़ा 24 लाख रुपए में रिले किया उन्होंने, और जबकि मैं वहां रहता हूं, मैं जानता हूं कि वो रिले भी नहीं किया। अब मैं क्या करूं? सूचना के अधिकार के तहत मेरे पास कागज आ गए हैं, अब इनको कहां लेके जाऊं? अगर मैं उस विभाग के मुखिया के पास जाता हूं तो आई एम श्योर कि 24 लाख रुपए में से एक लार्जर पार्ट ऑफ द केक उस मुखिया को गया होगा, जिसने लखनऊ तक ट्रांसफर किया होगा। अगर मैं इस मामले को अदालतों में लेके जाता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, अदालत की अपनी सीमा है, 6 महीने 1 साल बाद जब मामला सुनवाई में आएगा, जांच के ऑर्डर तक, जांच को, तफ्तीश को और आगे बढ़ाने तक आएगा, तो अदालत पुलिस वाले को या इंजीनियरिंग विभाग के किसी आदमी को कहेगी कि जांच करके आओ, और वो जांच रिपोर्ट क्या होगी वो हमको पहले से बताएं। उस जांच में रिपोर्ट में लिखा होगा कि वी हैव वेरीफाइड फ्रॉम द नेबर्स, इट वाज फाउंड दैट वर्क वाज डन, हाउएवर द रोड हैज बीन रिलेड अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम, सो इट्स हार्ड टू प्रूव दैट वर्क वाज नॉट डन। खत्म हो जाएगा। क्या करें? इसलिए हमें लगा कि ऐसा कानून होना चाहिए कि जब मेरे पास ये कागज आए तो टाइम बाउंड तरीके से जांच हो और टाइम बाउंड तरीके से उसमें फैसले सुने जाए, ट्रायल कोर्स में, और इंडिपेंडेंट तरीके से जांच हो। क्योंकि अगर इसी केस में, मेरे वाले केस में, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को ये जांच देता हूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आईपीएस से लेकर एसएचओ का ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा तो जिस सरकार के पास है उसी का आदमी मेरे इलाके में एमएलए, वो कभी होने नहीं देते। क्या करूं? इसलिए हमने सोचा, और हमने नहीं सोचा, देश में 68 से जरूरत महसूस की जा रही थी, हमने उसको और पुश किया कि अब राइट टू इंफॉर्मेशन से देश में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले निकलने लगे हैं और भ्रष्टाचार का एक्सपोजर भी अपने चरम पर पहुंचने लगा है। अब लोकपाल आना चाहिए। 1.5 साल के इतिहास में आपने देखा कि 50-60 साल में एक बार जन आक्रोश इतने चरम पे जाता है जितना अगस्त में रामलीला मैदान के दौरान किया है। लेकिन यहां तक जन आक्रोश के जाते जाते सरकार में बैठे हुए लोगों के पास 2 विकल्प थे। या तो सरकार हमारी बात मानती, माने आपकी हमारी सबकी बात मानती और मान के जन लोकपाल कानून पास करती, और पास करने के बाद लोग कच्चा चिट्ठा खोल के उसका लोकपाल पे लाते और 6 महीने में बहुत लोग जेल चले। तो मानती और तिहाड़ जेल के दरवाजे बहुत सारे लोगों के लिए खुलने लगते। एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि सरकार जनता को नाराज कर दे, उसकी बात ना सुने, मोटी चंडी की हो जाए और इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि अगला चुनाव हारते हो तो हारने कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। सरकार ने बिल्कुल नहीं मानी। सारा आपको बताया, दोहराने की जरूरत नहीं है। इसलिए धीरे धीरे आते आते यहाँ आया कि अब ये आंदोलन चुनाव लड़े, ये आंदोलन संसद या विधानसभा में बैठ के वो कानून बनाए जिसकी इसको जरूरत है। और बात सिर्फ जन लोकपाल की नहीं है, बात तो पूर्ण स्वराज की बात है। पूर्ण स्वराज का मतलब आज अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूं तो जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों की किस्मत हमारे संविधान के हिसाब से और हमारे नियम कायदों के हिसाब से विधानसभा में है। और विधानसभा में क्या होगा, ये 2 परिवारों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। विधानसभा में कौन से कानून पास होंगे, सरकार की कौन सी नीतियां पास होंगी, दो परिवार तय करते हैं साहब, या तो ये है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग रिसर्च में लगे हुए हैं, इससे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज जम्मू कश्मीर की जनता के सामने रखी जाए कि जब अब्दुल्ला का शासन था तो मुफ्तीज का कितना ग्रोथ हुआ, और जब मुफ्तीज का शासन था तो अब्दुल्ला की कितनी ग्रोथ हुई। ये बात कैटेगरिकली देखने की जरूरत है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो 6 महीने हमें यही बताया जाता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार समझाया जाता है। एक्स पार्टी आती है और वो कहती है कि भाई जेड और ए तीनों बेईमान हैं और बहुत करप्शन कर रखा है, इनसे बचो। वाई आती है तो एक्स को, जेड को और ए को बेईमान बताती है। सारे लोग 6 महीने एक पार्टी खेलते हैं और जैसे चुनाव हो जाता है जिसको
सत्ता मिल जाती है, वो सरकार बनाता है और पर्दे के पीछे बैठ के सारे अपना धंधा करते हैं। आप उस पर्दे को उठा दो, सब एक जैसे दिखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के एक्टिविस्ट साथियों से, रिसर्चर्स से और खासतौर से जर्नलिस्ट, ये बात देश की जनता के बीच में, जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में जानी चाहिए कि पीडीपी के नेताओं की संपत्ति कैसे बढ़ती है जब अब्दुल्ला का शासन होता है। जब उनका शासन होता है तो बढ़ती है। उनकी फैक्ट्रियों को, उनकी कंपनियों को तो ठेके मिलते हैं, लेकिन जब अब्दुल्ला का शासन होता है तब कितने पीडीपी नेताओं को ठेका मिलता है? क्यों? क्योंकि ये बात राष्ट्रीय स्तर पर साबित हो चुकी है। नितिन गडकरी भले बीजेपी के नेता हो, लेकिन जब एनसीपी की सरकार होती है उसमें अजीत कुमार सारे ठेके उनको देते चले जाते हैं। और जब उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो शरद पवार बाहर आके जनता के बीच में खुलेआम बयान देते हैं मीडिया के सामने कि मेरा और नितिन गडकरी जी का तो काम महाराष्ट्र की सेवा करना है। क्या सेवा करना है? तो साथियों ये सब एक्सपोज हो रहा है, इसको और एक्सपोज करने की जरूरत है।